ध्यानशाला की यह तीसरी बैठक है और दूसरा दिन है। हम लोग इस ध्यानशाला में असफलता की कला सीख रहे हैं। यह असफलता की कला सफलता के आरोपित तिलिस्म को तोड़ने के लिए औषधि के रूप में हम सीख रहे हैं। जो सफलता का मायावी दुष्चक्र हम इंसानों के जीवन में हमारे उस जीवन को जो कि नैसर्गिक रहा उसे छीनकर एक बनावटी जीवन को हमारे हाथों में, हमारे रक्त में, मांस में, श्वास में घोल गया है, उससे मुक्त होने के लिए, उस व्याधि से मुक्त होने के लिए हम साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीख रहे हैं। जिससे सफलता का वह मृग मरीचिका जैसा तिलिस्म टूट जाए, फिर हम पता लगा सकें कि यथार्थ रूप में, नैसर्गिक रूप में जीवन की खिलावट क्या है और इसके पता लगाने के साथ ही साथ हमारा जीवन भी पुष्पित पल्लवित हो सके। यह एक कठिन प्रयोग है और लगभग असंभव सा प्रयोग है जो हम साथ चलते हुए कर रहे हैं। सरलता से कर रहे हैं, पर ऐसे चित्त के लिए जो सफलताओं में ही रचा पचा है, सफलताओं में ही घिसटता रहा है, उसे सफलता से मुक्त किसी जीवन की कला को सीखना लगभग असंभव सा मालूम पड़ता है। फिर भी यही एकमात्र साधन है, यही मात्र एक उपाय हमारे हाथ में है जिससे थोड़ी हमारे जीवन में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। हम इसे सीखते हुए, भले ही हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, सुना है, उनके साथ साथ हम चल करके सीखे हैं, लेकिन जब हम साथ में सीख रहे हैं तो ऐसी किसी भी पूर्व सिखावन को दोहरा नहीं रहे हैं, अनुकरण नहीं कर रहे हैं। यह प्रारंभ में, माध्यम में और इसकी जो अनिवार्य निष्पत्ति होगी उनमें पूर्व निश्चित अवधारणाओं से सर्वथा मुक्त कला है। इसे साथ साथ सीखते हुए आज हम लोग सुबह एक साथ सूर्योदय को देख पाए, हम लोग एक साथ आम के वृक्ष की झुरमुट के नीचे से, तब जबकि आम के फल बस अब पकने ही वाले हैं, सैर के लिए निकले, खेतों से होकर
स्वच्छ जलधाराओं को पार करते हुए हम लोग एक नदी की धारा के किनारे बेतरतीब फिर भी तरतीब से बिछाए गए शिलाखंडों पर बैठे हमने साथ साथ प्रकृति के सीखा कुछ प्रवाह, कुछ गलना, कुछ मिटना और कुछ अडोल रहना। हम साथ साथ चलते हुए बाग से गुजरे जो लीची और आम के फलों से लदी हुई है, जिसमें अन्य भी वृक्ष हैं, अमरूद, आंवले, उनके ऊपर न दिखाई पड़ने वाली पंछी कलरव कर रहे थे। हम सब लोग ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के सुबह की सैर कर वापस आए और हम साथ साथ अपने सीखते हुए असफलता की कला को मांझ रहे हैं। बीते दिन की 2 बैठकों में हमने असफलता के सिखावन में, असफलता की कला सीखने में प्रवेश करने से पहले सफलता की पूरी संरचना को समझा कि सफलता की संरचना क्या है। हमने पाया कि यह सफलता के नाम पर जीवन जीने की जो परिपाटी हमारे अंदर डाली गई है, यह परिपाटी नैसर्गिक नहीं है। हमने पता लगाया और पाया कि हमारे जीवन में कोई भी सफलता ऐसी नहीं है, कोई भी सफलता की आकांक्षा ऐसी नहीं है जो बाहर से आरोपित नहीं है, जो हमारे संस्कारों, हमारी परिस्थितियों, हमारे परवरिश, हमारी सम्मोहनों, कभी बाह्य सम्मोहन, कभी आत्म सम्मोहन के माध्यम से हमारे अंदर विधिवत बुनी न गई हो। सारी सफलताओं के लक्ष्य, उनको हासिल करने की तरकीबें और वह जो हासिल करने चलता है वह भी निर्मित है, बनावटी है, वह नैसर्गिक नहीं है। वह एक इमारत जैसा है। इमारत बेढब हो सकती है, इमारत सुगढ़ हो सकती है, लेकिन इमारत नैसर्गिक नहीं है। इमारत वृक्ष नहीं है। वृक्ष सप्राण है, वृक्ष प्रकृति से आता है। इमारत उपयोगी हो सकती है, लेकिन वह जीवंत नहीं। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी पता लगाया कि उपयोगी चीजें जब जीवन में प्रवेश करती हैं, न कि जीवन के लिए, तो वे घातक हो जाती हैं। जब हमारे जीवन में, जीवन धारा में बनावटी चीजें प्रवेश करती हैं, तो वे जीवन को जड़ कर देती हैं। वे जीवन को अपाहिज कर देती हैं और धीरे धीरे जीवन मुरझा जाता है। बनावटी चीजें सुविधा के लिए ठीक है। एक इमारत में रहना गुफा में रहने से अच्छा है, लेकिन इमारत में रह करके यदि मैं सिर्फ इमारत बनने वाली
तरकीबों, माध्यमों में ही उलझा हुआ हूं, में ही मेरा जीवन चल रहा है, बनावटी चीजों में ही मेरा जीवन उलझा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि इमारत के साथ ही साथ इमारतों को बनाते हुए जीवन भी बनावटी हो गया है। तो हम इस बनावटी जीवन की सफलता की संरचना का साथ साथ परीक्षण कर रहे थे। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी पता लगाया कि क्या हमारे जीवन में जो भी पूर्व निश्चित सफलताएं थीं, उनको हासिल कर लेने के पश्चात कोई उत्सव जैसा आया, कोई खिलावट हुई, कोई जीवन ऊंचाइयों की ओर, गहराइयों की ओर गया, या हम बस अपने ही इर्द गिर्द गोल गोल सारा जीवन घूमते चले आए। हमने सारा जीवन अपने ही इर्द गिर्द बिता दिया, हमने सारा जीवन अपने ही इर्द गिर्द समेट दिया। जो मुखरित होने के लिए, जो खिलने के लिए हमारे अंदर संभावनाएं पिरोई गई थी, उनको अवसर ही नहीं मिला कि वे मुखरित हों। हम इससे पहले कुछ जान पाते, हमें सफलताओं के दलदल में धकेल दिया गया, और जिन्होंने धकेला वे उससे पहले धकेले गए थे। यह एक दुष्चक्र सा हम इंसानों के जीवन में चलता चला जा रहा है। हमने यह स्पष्ट साथ साथ देखा कि हमारे जीवन में कोई भी सफलता मृग मरीचिका से अधिक सिद्ध नहीं हुई। हमने साथ साथ यह पता लगाया, यह देखा कि सारी सफलताएं हमारे जीवन में आरोपित हैं। फिर हमने असफलता की एंटीडोट कला सीखना शुरू किया, अर्थात जिन पायों पर, जिन पायदानों पर चढ़ करके सफलता का दुष्चक्र चलता है, जिस धुरी पर घूमता है, जिस ऊर्जा से चलता है, उसकी विधिवत छानबीन करके उसको समझ करके उसका अवसान करना शुरू किया। और उसके अवसान के क्रम में हमने पहला ही सवाल उठाया, लक्ष्य। हम सब इंसानों के जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। हम सब इंसानों के जीवन में लक्ष्य पिरो दिए गए। बिना लक्ष्य के जिया जा सकता है इस धरती पर, यह बात भी ख्याल नहीं आती, बल्कि बिना लक्ष्य जीने को हम पशुवत जीवन समझते हैं, हम एक व्यर्थ जीवन समझते हैं, और लक्ष्यों की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जीवन को हम सिद्ध जीवन समझने लगते हैं। तो इस लक्ष्य से मुक्त जीना क्या है? कहीं बाहर नहीं, कभी और नहीं, कहीं और नहीं, यहीं जहां मैं अभी जी रहा हूं, वहीं ठीक उसी जगह पर जहां पर लक्ष्य का जीवन चल रहा है, ठीक उसी जगह पर हमने यह सवाल उठाया है कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है। मैं दिन रात लक्ष्यों में सरक रहा हूं, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, इससे बच जाऊं, ऐसा हो वैसा न हो, यह हमारे अंदर स्थापित हो गया है। लेकिन हो न हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना लक्ष्य के जिया ही नहीं जा सकता है। हम जहां हैं वहां हो सकता है हमको बिल्कुल भी यह अनुमान भी न हो कि लक्ष्य से मुक्त जीवन भी संभव है। ऐसा जीवन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, इस आसमान का कोई लक्ष्य नहीं है,
फिर भी सब कुछ इस आसमान में उगता है और इसी में विसर्जित होता है। सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, कोई लक्ष्य नहीं है इसका। पहाड़ अपनी जगह पर अडोल खड़े हैं, कोई लक्ष्य नहीं। बादल उठते हैं, बरसते हैं, नदियां बनती हैं, वापस सागर में जाकर के मिलती हैं, कोई लक्ष्य नहीं। फूल खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन यह जो बनावटी लक्ष्य हमारे जीवन को हैक कर चुका है, जिस बनावटी लक्ष्य ने हमारे जीवन को अपहरित कर लिया है, उसने हमारे जीवन की सुवास छीन ली है। तो हमने पहला ही जो सवाल साथ साथ चलते हुए अन्वेषण के लिए उठाया वह है कि वह जीना क्या है। क्या कोई ऐसा जीना है जो लक्ष्य से सर्वथा मुक्त है, लक्ष्य की जिसमें कोई रेख नहीं। पल भर को ही सही, जो लक्ष्य से सर्वथा मुक्त है। नहीं हम कह रहे हैं कि पूरा जीवन लक्ष्य से मुक्त हो जाए, मिनट 2 मिनट सही बिना लक्ष्य के हम जीवन में जी सकते हैं क्या, या लक्ष्यों ने हमारे पूरे जीवन को हैक कर लिया है। इस प्रश्न के साथ हम लोग कल विदा लिए थे, और इसके पहले कि हम और दूसरे ढंग से परीक्षण करें, मैं चाहता हूं कि क्रमवार हम सब लोगों ने जो परीक्षण किया है उसको यहां पटल पर रखें, कि यह जब हम सवाल उठाते हैं जो कि हमारे चित्त के लिए लगभग असंभव सवाल है, हमारा चित्त बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकता है, उसको कुछ न कुछ विषय चाहिए, कुछ न कुछ करने को लिए चाहिए। अगर कुछ करने को नहीं है तो मुरझाने लगता है, मरने लगता है। तो जो हमने परीक्षण किया है उसको यहां पर थोड़ा हम क्रम से रखते हैं। थोड़ी जो अभी यहां पर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों पर घट रहा है उसको यथावत रखते हैं, और उसके पश्चात हमने जो अवलोकन किया है, जो श्रम किया है, जो परीक्षण किया है, उसको पटल पर रखते हैं। वो जैसा है, जो है, जितना समझ में आया है, जितना उद्घाटित हुआ है, उसको वैसा का वैसा रखते हैं। फिर हम उसका परीक्षण करके और आगे हम जांच पड़ताल में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए जो संवाद किया है इस भोर की बैठक में, उसमें बिना आयोजित किए, बिना प्रायोजित किए, सहज रूप से जो कुछ बातें खिल करके आई हैं उसे एक बार मांझ लेते हैं, उसके बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहज रूप से जो एक संशय सामने आया है प्रश्न को लेकर के, इस प्रश्न की कला को लेकर के, वह है कि जब मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि वह जीना क्या है, वह जीने की कला क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, के बजाय मैं यह सवाल उठाऊं कि क्या मेरे जीवन में कोई लक्ष्य है, तो मेरे अंदर जांच पड़ताल होती है, विचार दौड़ते हैं, उत्तर आ जाता है कि मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, और बात खत्म हो जाती है। क्यों ऐसे असंभव प्रश्न को उठाना जिसका उत्तर ही ना आता हो, जो अपने में ही पैराडॉक्स हो? कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है, कहीं ये झांसा तो नहीं है, कहीं एक ये यूटोपिया तो नहीं है? यह हमारे संवाद में
निकल करके बात आई है। तो थोड़ा इन दोनों ही चीजों का सत्यापन हम कर लें। जो स्वाभाविक है कि जब हम भीतर जाते हैं तो ऐसी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। जरा देखिए, इसके पहले दूसरे पर जाएं। पहले प्रश्न को थोड़ा हम परीक्षण कर रहे हैं कि हमारा मन बहुरूपिया है, तिलिस्म है। वह जो हम चाहते हैं वैसा झट से आकार ले लेता है। हम सब ने अनगिनत आकार लिए हुए हैं। धार्मिक हैं, दानी हैं, सज्जन हैं, बिना भय के हैं, निर्भय। हमें जीवन में दुख नहीं है। मन से पूछो, क्या मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं, दुर्जन व्यक्ति हूं? मन कहेगा कैसी बातें करते हैं आप सज्जन तो धरती पर नहीं है। मन से पूछो, क्या आप लोभी हैं? कदापि नहीं। मन ऐसे उत्तर झट से दे देता है। अर्थात जो हम चाहते हैं, जैसा चेहरा चाहते हैं, वैसा वह स्वांग झट से बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। एक बात। और दूसरी बात, इस प्रश्न को उठाने में क्या घट रही है? मैं बना रह रहा हूं, मैं वहां विधिवत विद्यमान हूं जिसे यह उत्तर आ रहा है। देखिए साथ में, क्या यह ऐसा हो रहा है? वह पूरा तंत्र, वह पूरी मशीनरी वहां पर बिना तनिक भी हिले डुले विद्यमान है। वह जो सोच विचार की मशीनरी है वह भरपूर विद्यमान है। वह हस्तक्षेप जो संबंधों और जीवन में अनुचित हस्तक्षेप है मन का, भरपूर विद्यमान है। देखिए हो रहा है ऐसा। वह जो हम प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सफलता का जो जीवन है वह नैसर्गिक है या बनावटी है या आरोपित है? वह सफलता के तिलिस्म में घूमता जीवन वहां पर भरपूर विद्यमान है। जरा सा भी वहां पे खरोच नहीं आई है उस जीवन को, इस प्रश्न को उठाने में। और देखिए वहां पर, मेरी मत मानिए, क्या वह वहां पर ऐसे सवाल उठाने पे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप जब यह सवाल उठा रहे हैं वहां पर, क्या वहां पर इस पूरी संरचना के पार कोई नैसर्गिक खिलावट होनी शुरू हुई? जिन सद्गुणों की हम बात करते हैं, क्या जीवन में उनका शुभागमन हुआ? अकारण क्या हम प्रेम करने में समर्थ हैं? अकारण मैत्री में हम समर्थ हैं? अकारण दायित्व का क्या हमारे जीवन में बोध गहरा रहा है? अकारण, कोई कारण नहीं। ये सब कसौटियां हैं जिनसे हम परीक्षण कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो यह जो प्रश्न है और इस प्रश्न के द्वारा जो आया हुआ उत्तर है, इन उत्तरों के द्वारा जो आई हुई समझ है, ये धोखा है। ये खुद को दिया जाने वाला सम्मोहन है और कहीं न कहीं भीतर हमारी उस तरफ बढ़ने की जो वृत्ति है उसमें भय को समूचे रूप से भरे हुए है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं, वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त? पूरी संरचना पर भीतर देखिए कि एक साथ काम होना शुरू हो गया या नहीं। भीतर देखिए, मेरी मत मानिए, भीतर पूरी संरचना जो मैं की है, जो इन सफलताओं में धंसे हुए जीवन की है,
सफलताओं के दुष्चक्र में घूमते हुए जीवन की है, क्या वह वहां पर है? क्या वहां पर काम होना शुरू हुआ? जैसे ही मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, और इसको भी, इस प्रश्न के को भी लक्ष्य के रूप में नहीं बनाया गया है। मन लक्ष्य में चलता है, मन से कुछ भी पूछो वो बता देगा। हमारे मन को तो सब पता है, भगवान पता है कि ऊपर बैठा है, मोक्ष पता है कि मोक्ष क्या होता है, निर्वाण क्या है पता है, प्रेम क्या है पता है, सारी विधियां पता है कि ऐसा ऐसा करने पे ऐसा हो जाता है, ये सब हमारे मन को पता है। पर पता हो करके भी कुछ भी पता नहीं है। जीवन हमारी गाथा कहता है, हमारे भीतर जो चल रहा है वो हमारी गाथा कह रहा है। तो जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, क्या हमारे भीतर वह जो सफलता का दुष्चक्र है, एक्चुअली, नॉट वर्चुअली, नॉट एज ए कॉन्सेप्ट, टूटने नहीं लगा? यह जीवंत क्रिया है। मन वहां पर घट रहा है, मन अपनी पूरी संरचना के साथ वहां पर गति कर रहा है। उस संरचना में क्या तोड़ होना शुरू नहीं हो गया? वह जब हम सवाल उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, पूरी मन की संरचना एक गहन क्रांति में नहीं आगे बढ़ने लगी, पूरा अंदर खोजा जाने लगा कि लक्ष्य के बिना क्या कोई जीना है। और ऐसा जीना नहीं कि जो विचारों में उत्तर के रूप में आ गया, जीवन में, अर्थात कि लक्ष्य की जो पूरी संरचना ऊपर से आरोपित है गलनी शुरू हो गई, और ऐसा जीवन वहां पर जगह लेना शुरू हो गया जो लक्ष्य से मुक्त है। उसी टाइम हो जाता, उसी समय। अच्छा, और एक दूसरी बात जो हमारी अभी संवाद में आई, वह है संवाद का अर्थ भी यही होता है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। अगर हम इसका अन्वेषण कर रहे हैं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, अर्थात सफलता से मुक्त जीवन, अर्थात हम लोग असफलता की कला सीख रहे हैं। यहां पर असफलता की कला बड़ी मौजूद कला है, उसको हम साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। तो हमारे संवाद का कोई लक्ष्य नहीं है, किसी पूर्व निश्चित निर्धारित उत्तर पर हम नहीं पहुंचने जा रहे हैं, जो कि हम कई शास्त्र से, किसी की शिक्षा से, किसी के कहे सुने उठा करके रख ले रहे हैं अपने अंदर, और पूरे संवाद को वहीं पहुंचाने की कवायद है, कोशिश है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम जो कल संवाद का प्रयोग कर रहे थे उसमें भरपूर सुनना है, आवाज का सुनना, भाषा का सुनना, अर्थ का सुनना, बिना प्रतिक्रिया के सुनना, वह सब कुछ शामिल है, कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है। तो कैसे संवाद की फ्लावरिंग होती है? फिर ये जीवित संवाद है, फिर ये सप्राण संवाद है जो अन्वेषण की ओर बढ़ रहा है, जो जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करने की ओर बढ़ रहा है। उसी के क्रम में हमारे सामने एक चीज इस संवाद में आई है जो कि हमारा अगला प्रश्न है अन्वेषण के लिए। वह है हमारे जीवन में हमने पहले से तय नहीं किया था कुछ, यह बस एक्सप्लोरेशन में, अन्वेषण में, भीतर इन प्रश्नों के साथ चलते हुए उघड़ करके आई है। निजी उपलब्धि आई ना, निजी उपलब्धि। हम जिसे सफलता समझते हैं वह निजी उपलब्धि है, वैयक्तिक उपलब्धि है।
मेरी उपलब्धि, वह मतलब सफलता। आप कह सकते हैं कि वैयक्तिक सफलता बहुत सारे लोग नहीं चाहते, बहुत सारे चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम करें, बहुत सारे लोग चाहते हैं समाज के लिए काम करें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया के लिए काम करें और दुनिया जो है वो बड़े ही सुखपूर्वक जिए, कोई मार काट न हो। दो तीन बातें समझ लेने जैसी हैं। जिन भी लोगों ने ऐसी चीजें करने की कोशिश की, उनका वैयक्तिक आग्रह रूपी मन काम कर रहा था वहां। बड़े से बड़े लोग, हिटलर ने चाहा कि पूरी धरती को जो खराब नस्ल के लोग हैं, जो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उपद्रव करते हैं, उससे मुक्त कर दिया जाए और लाशों से पाट दिया। जो सत्याग्रही थे उन्होंने भी लाशों से पाट दिया। जिनको था कि हम सत्य का हमें आग्रह है, उन्होंने भी लाशों से पाट दिया। वे तथाकथित रूप से सामाजिक काम कर रहे थे। लक्षण के रूप में, परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं। और भीतर कौन खुश होता है सामाजिक कार्य से? किसे खुशी मिलती है? नोबेल पुरस्कार विजेता पिछली सदी की एक स्त्री, उन्होंने सारी दुनिया में जीवन भर चिकित्सा कार्य किए, पर उसके पीछे उनका मोटिव था ईसाई धर्म का प्रचार। वो मिशन पे काम कर रही थी। उसका प्रचार, क्योंकि उसके पीछे वो उस धर्म की सदस्य है, इसलिए वो काम कर रहा था। तीसरे रूप में भी देखते हैं, यह पूरा स्ट्रक्चर यथावत बना हुआ है जो तिलिस्मी है। मैं अगर समाज के लिए काम करता हूं, अब तक मैं अपने लिए काम कर रहा हूं उसी स्ट्रक्चर से, और उस स्ट्रक्चर के पार क्या जीवन है, कोई उसका अता पता नहीं है। फिर मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं उसी स्ट्रक्चर से। उसी स्ट्रक्चर से निरंकुश राजा का जीता था और उसी स्ट्रक्चर का उपयोग करके सारी दुनिया में साम्यवाद का सिद्धांत स्थापित किया। निरंकुश राजा आपस में लड़ते थे, जन धन की हानि होती थी, निर्ममता से लोगों को काटा मारा जाता था। उसी स्ट्रक्चर से साम्यवाद आया, उसी बुद्धि के स्ट्रक्चर से साम्यवाद आया। साम्यवाद ने उससे ज्यादा मारकाट मचाई, उसी स्ट्रक्चर से। सोच विचार, सफलता, अपने आदर्श के लिए सफल हो जाना। मैंने जो आदर्श तय कर लिया, सोच विचार के स्थापित कर लिया, वह उस आदर्श की सफलता के लिए मैं अब दिन रात काम कर रहा हूं, वह आदर्श। तो जहां भी निजी उपलब्धि है, वहां पर सफलता का वही भरपूर कृत्रिम बनावटी आरोपित आग्रह विद्यमान है। वही बनावटी जीवन वहां विद्यमान है, जहां पर निजी सफलता का, निजी उपलब्धि का आग्रह है। और निजी उपलब्धि का आग्रह है, पहले हम समाज में चाहते हैं सफल होना, मैं सबसे बड़े पद पे, मेरा परिवार समाज का आदर्श परिवार, नहीं मैं हो सका, मेरे बाल बच्चे। निज, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरी जाति, सबसे यशस्वी जाति, मेरा धर्म, दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म, मेरा राष्ट्र, एकमात्र दुनिया का राष्ट्र है जो सबसे ज्यादा सुसंस्कृत और सभ्य है, मेरा। निजी उपलब्धि, कहीं राष्ट्र जैसी चीज नहीं है, राष्ट्र के नाम पे निजी उपलब्धि। कहीं जाति परिवार जैसी चीज नहीं है, पर इन सब के नाम के पीछे
निजी उपलब्धि। कहीं कोई संस्था नहीं है, न कोई संस्था है, न हो सकती है, पर संस्थाओं के खांचे में निजी उपलब्धि। यह संस्था, यहां पर संस्था है, बाहर कहां संस्था है। यहां संस्था से मुक्त हैं आप, तो कहीं भी रहिए संस्था नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जो भी आपके आसपास आएगा उसके यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएंगे, ठहरने का प्रबंध करेंगे, भीतर कोई संस्था नहीं होगी, भीतर कुछ भी नहीं होगा। वो एक बनावटी चीज है, अच्छी तरह पता रहेगी। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है। साथ साथ चलते हुए हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कोई लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं। यह संवाद सुनने में, कहने में और सुनने कहने में जो हम बिना ज्ञान के प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उसके माध्यम से हम अन्वेषण कर रहे हैं। यह एक गहनतम ध्यान की प्रक्रिया है, या गहनतम ध्यान की कला है, या यही एकमात्र धर्म है जो हम लोग सच में अपने लिए, यदि अपने को पटल पर रख करके, अपने को सामने रख करके सीख रहे हैं। एक राजा के 3 राजकुमार थे। राजा बूढ़ा हुआ, मरने का समय आया, उसने अपना उत्तराधिकार देने के लिए अब तीनों लड़कों में से चयन करना उचित समझा कि जिसे वो उत्तराधिकारी बना दे। पर यह बड़ा कठिन था। तीनों एक से एक कुशल थे, एक से एक योग्य थे। तो उसने परीक्षा लेने की उनकी सोची कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसको हम उत्तराधिकारी बनाते हैं। उन्होंने तीनों को बुलाया और एक एक सोने की मुहरें दी, एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि जाइए ऐसी चीज खरीद करके लाइए जिससे घर भर जाए। हम सब लोगों ने यह कहानी सुनी होगी, पर जिस तरीके से इसका अर्थ प्रासंगिक यहां हो रहा है, शायद हम लोगों के अब तक ख्याल में ना आया हो। पहला लड़का गया, घर के बाहर निकला, कचरे वाली गाड़ी जा रही थी। पूरे शहर का कचरा उस पर लदा हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बैलगाड़ियां, सब शहर का कचरा जो भी घरों से लेकर के बाहर जाते थे वो जा रही थी। पूरा उनका काफिला निकल रहा था। उसने जो मुख्य मिस्टर था उसको बुला करके और सोने की मुहर दी कि कहीं बाहर मत ले जाओ, चलो घर में हमारे भर दो। अब सबसे सस्ता कचरा ही मिल सकता था। लेके आया और उसने पूरे घर को कचरे से भर दिया। आप हंस रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, भीतर कचरा भरा हुआ है। दूसरा लड़का, कचरा जितना हो सकता था भरा, राजमहल था, कचरे से भी नहीं भरा। दूसरा थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान था, वो गया, खेतों से घास के बड़े बड़े गट्ठर लाद करके बैलगाड़ियां आ रही थी, जो शहर में ला करके कि वो जो चरवाहे थे वो बेचते थे। जंगल से घास काट करके ले आते थे और जो नगर में जिन लोगों के पास पालतू जानवर थे उनको ला करके बेचते थे। उसने जो मुख्य चरवाहा था उसको बुला करके मुहर दी कि सारी घास आप इतने में हमें दे दीजिए। तो उसने कहा इतने में नहीं हो पाएगा, पर मोल भाव हुआ, वो भी सोचा इकट्ठे बिक जाएंगी, उसने दे दिया। सारी बैलगाड़ियां उनके राजमहल पहुंची। अभी सुबह का कचरा निकाला ही जा रहा था, भरने की कोशिश हुई थी पर भर नहीं पाया था पूरा राजमहल। तभी ये महाशय अपनी बैलगाड़ियां लेकर के पहुंचे। अब सूखी घास
वो कितना भर सकती थी। बड़े बड़े गट्ठर उतार करके डाले जाने लगे, पर राजमहल में ऐसा हुआ कि सारी घास फर्श पर भली भांति फैलाने तक के लिए नहीं हो पाई, भरने की तो बात दूर। तीसरा जो उसका राजकुमार था, वह मुहर लेकर के चला गया। उसने जा करके कुछ मोमबत्तियां खरीदी, दिया सलाई खरीदा, और बाकी का पैसा जो था वह सब बांट दिया, जरूरतमंदों को उसने बांट दिया, और बड़े मजे से अपना शाम तक घूमता फिरता रहा। जब रात ढल गई, वह लेकर के आया मोमबत्ती, पूरे राजमहल पे उसने चारों तरफ फैलाई, कमरों में लगाई और सबको जलवा दिया। राजमहल ही नहीं, पूरा नगर रोशन हो गया। मोमबत्तियां छज्जों पे जल रही थी, कमरों में जल रही थी। हर एक कमरे में एक मोमबत्ती रख दिया, उजाले से घर भर गया। छज्जों पे मोमबत्तियां जल रही थी, नगर रोशन हो गया। पिता ने उस राजकुमार को बुला करके गद्दी सौंप दी। गाथा कहती है, कथा कहती है कि जीवन ऐसा ही है। जब आप निजी उपलब्धि के लिए काम करते हैं, जीवन में आप सिर्फ कचरा भर सकते हैं। बहुत अगर योग्य हुए, विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, बहुत पुस्तकें पढ़ी, तो उतनी घास खरीद सकते हैं जो सिर्फ फर्श तक फैलेगी। फर्श भी ठीक से ढकी नहीं जा सकेगी, और ढक भी लेंगे तो क्या अर्थ है। न वो भीतर काम आ सकती है, न बाहर। लेकिन जब आप निजी उपलब्धि की भाषा से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे आयाम आपको नजर आते हैं, ऐसी दृष्टियां नजर आती हैं जो आपका ही नहीं, पूरी दुनिया का घर भर सके। मोमबत्तियां हो सकता है नगर तक उजाला करती, पर अगर हम ऐसे जीवन को उघाड़ पाए जो जीवन निजी उपलब्धि से मुक्त है, ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसे दीप हैं, ऐसा जागरण है, ऐसी रसात्मकता है, ऐसी चैतन्यता है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके। ख्यालों में नहीं, ख्यालों में बहुत हो चुका। ख्यालों में साम्यवादियों ने, सत्याग्रहियों ने, समाज सेवियों ने, समाजवादियों ने जैसा बंटाधार किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ख्यालों में नहीं, पर हां, जहां निजी उपलब्धि की बात नहीं, कभी हमें यह ख्याल आता है कि जो समाधान है वह निजी नहीं। हम समझते हैं कि मुझे निर्वाण होगा, मुझे कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता, मुझे बुद्धत्व मिलेगा। हमारी बुद्ध को लेकर के, बुद्धत्व को लेकर के जो धारणा है वो निजी है कि बुद्ध को व्यक्तिगत रूप से कोई उपलब्धि हुई, या क ख ग को व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान हुआ। यह नितांत भ्रांत धारणा हो सकती है। वस्तुतः जहां व्यक्तित्व ही टूट गया, वहां पर निर्वाण हो सकता है। व्यक्ति की कोई उपलब्धि की बात ही नहीं। जहां मैं ही झूठा सिद्ध हो गया, वहां पर आत्मज्ञान है। आत्मा वहां है जहां पर बिल्कुल भी सब कुछ निजी नहीं रह गया। पर हम उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, हम साथ साथ चल करके इसका परीक्षण कर रहे हैं।
कि जो भी हमने अपने जीवन में निजी उपलब्धि हासिल की, क्या वह निजी उपलब्धि, निजी सफलता वह वास्तविक सफलता थी या सिर्फ कचरा था, या बहुत दूर तक जाएं तो कहेंगे घास था सूखी। निजी उपलब्धि, क्या निजी उपलब्धि है आपकी? ज्ञान, ओछा ज्ञान, उधार का ज्ञान, नकल किया हुआ ज्ञान, निज न कमाया हुआ ज्ञान, वह उपलब्धि है? जरा सा बेहोशी का इंजेक्शन लगे सब गायब, आंख मुदी सब गायब। क्या हमारी उपलब्धि है? हमने ही जिन पदों को बनाया है, वह हमने ही जिस संस्था को, परिवार संस्था को हमने बनाया है, समाज संस्था को हमने बनाया है, विवाह संस्था को हमने बनाया है, तथा कथित रूप से सारी धार्मिक संस्थाएं हमने बनाई हैं, सारे संगठित धर्म हमने बनाए हैं, सारी सीढ़ियां हमने बनाई हैं, प्रीस्ट से लेकर के पोप तक, मंदिर के, गांव के मंदिर के पुजारी से लेकर के शंकराचार्य तक हमने बनाया है। इसमें कौन सी हैसियत हम पालेंगे तो हमारी वास्तविक उपलब्धि हो सकती है? यह सब कचरा है, या बहुत कहें तो सूखी घास है। निजी उपलब्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। या अब यहां से हम लोग थोड़ा आज दिन भर परीक्षण करें कि मेरे जीवन में कोई भी निजी उपलब्धि, कोई भी निजी उपलब्धि, क्या उसने वास्तव में जीवन को पुष्पित पल्लवित किया? किसी भी जीवन की निजी उपलब्धि ने, एक भी निजी उपलब्धि जिसे हासिल करके भीतर मैं पुष्पित पल्लवित हुआ, भीतर सच में ही सुगंध आई, भीतर सच में ही खिलावट आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी निजी उपलब्धियां थी वो दूसरों को दिखाने के लिए थी? तो आज का हमारा यह प्रश्न है कि हमारे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है निजी उपलब्धि जिसे हासिल करने के बाद हमारे जीवन में प्रस्फुटन हुआ? इसी प्रश्न के साथ हम लोग दिन भर आज भीतर अपने अन्वेषण करते हैं और संवाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर आगे संवाद में हम लोग प्रवेश करेंगे।